हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जाग जाइए। तो जीएसटी में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट समझा और उस बात को लेकर हमने एक डिटेल में एग्जाम्पल भी समझा था। एग्जाम्पल आपका ये समझाया था कल। इसमें ये जो मैंने रेड कलर से लिखा कि ये नया पैसा आया गवर्नमेंट के पास, 3 ट्रांजैक्शन हुए थे, नया पैसा आया, लिख दिया एक बार। फिर फंड ट्रांसफर वाला एडजस्टमेंट कैसे करें? तो हमेशा पहले आप सिस्टम क्या रखिए, पहले तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखिए और आउटपुट टैक्स इधर। हमेशा पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट और फिर आउटपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज होती है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि सीजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं होती है और एसजीएसटी की सीजीएसटी में एडजस्ट नहीं होती है। लेकिन क्या आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी में एडजस्ट हो सकती है? एसजीएसटी में एडजस्ट हो सकती है? हो सकती है। लेकिन आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी में एडजस्ट हो, कोई दिक्कत है क्या? आईजीएसटी का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीजीएसटी का भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी में एडजस्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा सेंटर का ही है, चाहे आईजीएसटी का हो चाहे सीजीएसटी का हो। बट एक केस में दिक्कत आती है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे लिए बड़ा दिक्कत वाला है, हम बिजनेसमैन को अलाउ कर देते हैं कि अगर आपकी आईटीसी आईजीएसटी वाली है और उससे आप पे कर सकते हो, एसजीएसटी पे कर सकते हो, कर सकते हैं ना? आईजीएसटी की आईटीसी यूज करके एसजीएसटी वाला आउटपुट टैक्स पे हो सकता है, हो सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, आईजीएसटी सेंटर का पैसा है, एसजीएसटी स्टेट का पैसा है। तो ये इस सिचुएशन में फंड ट्रांसफर के मामले बनेंगे। फिर इसका रिवर्स केस कि क्रेडिट बढ़ी है एसजीएसटी की, यूज हो गई आउटपुट आईजीएसटी में, तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अगर पहली सिचुएशन, अगर आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हुई, क्या करेंगे? और दूसरी सिचुएशन बताई, एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई, क्या करेंगे? देखो बहुत सिंपल है कि जो आईटीसी यूज हुई है, चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की, वहां से माइनस कराइए और जो आउटपुट टैक्स पे कराना था वहां प्लस करिए। तो कल मैंने जो एग्जाम्पल बताया था उसमें पहला केस ऐसा मैंने आइडेंटिफाई किया था जहां ऐसा हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था आपका ऐसा? एस जीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई थी, एस जीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई थी। तो आपकी सिचुएशन क्या थी? एस जीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई। कितनी यूज हुई थी? 900 900 यूज हुई थी, ठीक है। तो क्या करें? ये वाली सिचुएशन है, स्टेट में से क्या कम करें आप? 900 माइनस कर दें और आईजीएसटी किसको पे करना है? सेंटर को। तो सेंटर में ऐड करें। ऐसा ही किया था कल हमने। तो स्टेट में 900 हमने लेस किया और सेंटर में ऐड कर दिया 900। फिर दूसरा ऐसा मामला कहां बना था कि आपकी ये वाली क्रेडिट है, आईजीएसटी की क्रेडिट है, एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन थी आपकी, आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई। कितनी यूज हुई? 864। तो माइनस करेंगे 864 कहां से? आई मतलब सेंटर से, तो माइनस किया हमने सेंटर से।
और ऐड करना है स्टेट में 864। तो ये कौन सा वाला स्टेट था? स्टेट 2। तो ये हमने स्टेट 2 में ऐड कर दिया, यहां से लेस और यहां ऐड लेस समझ आ गया। जिसकी क्रेडिट है यूज हुई वहां से लेस करना है, और जिसका आउटपुट टैक्स पे कराना था वहां जाके ऐड कर लेना है। बात समझ आ गई? तो फंड ट्रांसफर के ये जो मामले थे इसका एडजस्टमेंट ऐसे होगा। तो आज पढ़ते हैं इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जीएसटी लाने के लिए मैंने बोला था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन तक में अमेंडमेंट करना पड़ा था। जब मैंने डायरेक्ट टैक्स शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था पावर्स कौन से आर्टिकल से मिले? आर्टिकल 246 से। आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो वो वाली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, बट आगे चलकर फिर अपनी बात से पलट जाऊंगा। आर्टिकल अभी बोल रहा हूं 246, फिर बोलूंगा जीएसटी लगाने का पावर 246 आर्टिकल से नहीं मिलता है, 246 ए से मिलता है। ठीक है, तो पहले बेसिक बातें कि इंडिया में जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो फेडरल टैक्स सिस्टम कहलाता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 के तहत और शेड्यूल 7 बनी हुई है, उसमें 3 लिस्ट हैं। लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट कहलाती है। उसमें जो भी मैटर्स कवर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट कहलाती है, उसमें जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लिस्ट थर्ड में जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं उस पर दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। बात हो चुकी थी पहले ये भी। लिस्ट थर्ड क्या कहलाती है? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और ये भी बता दिया था मैंने इन केस ऑफ एनी रेपुग्नेंसी। रेपुग्नेंसी मतलब सेंट्रल लॉ में अलग उस पॉइंट पर अलग लिखा हुआ है, स्टेट लॉ में उस पॉइंट पर अलग लिखा हुआ है, क्या प्रिवेल करेगा उस सिचुएशन में? सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। ये भी बात हो गई थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स वगैरह लेवी कलेक्ट और यूटिलाइज करने का पावर इन 3 लिस्ट से मिलता है। बट मैंने बोला कि जीएसटी लाने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, पहले इस पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी लाने के लिए कुछ आपके सेंट्रल लेवल के टैक्सेस सब्स्यूम्ड कर दिए जीएसटी में, कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए। ठीक है, टोटल शायद 7+7 टोटल 14 टाइप के टैक्सेस का खात्मा हो गया जीएसटी आने से। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है, एक ही पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में इतने देखने पड़ते। चीजें सिंप्लीफाइड ही हुई ना। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है अलग अलग टाइप के टैक्सेस इंपोज करने का। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या टैक्सेस लगाने का पावर था? पहले जीएसटी आने से पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है, मैन्युफैक्चर पे लगता था। इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो भी मैन्युफैक्चर पे, और कुछ मेडिकल आइटम वगैरह, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बना हुआ है उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बट ये सब मैन्युफैक्चर पे लगते थे। मतलब एक्साइज में मैन्युफैक्चर को टैक्सेबल इवेंट माना जाता था। ठीक है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, और पहले कस्टम, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को शॉर्ट में सीवीडी बोलते हैं, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ठीक है, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी कई स्टूडेंट बाद में पूछते हैं व्हाट्सएप पर, क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, बता दीजिए। तो बता देते हैं अभी आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता क्या है। देखिए, आज अगर मैं कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी काफी टाइप की होती है,
उसमें सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी ये होती है, ठीक है। फिर एक और ड्यूटी लगती है जिसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है। इंपोर्ट कर रहा हूं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। क्यों? इंडिया का कहना है कि इंपोर्टर, आप ये चीज इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, इससे इंडिया को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? यही चीज अगर आप इंडिया में बनी हुई, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड अगर खरीदते तो इंडिया को क्या मिलता? एक्साइज ड्यूटी का रेवेन्यू मिलता, ठीक है। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की लेवी किस पर थी? अगर वो मैन्युफैक्चर हो इन इंडिया। अब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से इंडिया को एक्साइज ड्यूटी का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस हमें कंपनसेट करो। तो वो लॉस कंपनसेट करने के पर्पज से हम आप पर एक और ड्यूटी लगा देते हैं इस गुड्स के इंपोर्ट पर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो कि एक्साइज ड्यूटी के लॉस को कंपनसेट करने के पर्पज से लगाई गई है। बात समझ आ गई? तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी बोलते शॉर्ट में, और एक स्पेशल सीवीडी और लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पर। पहले वाला सिस्टम बता रहे, सर्विसेज पर पहले सर्विस टैक्स था, जीएसटी आने से हट गया, और कुछ सरचार्ज और सेस लगते थे सेंट्रल लेवल के, तो ये सारे टैक्सेस सेंटर लगाता था जीएसटी से पहले। अब स्टेट की बात, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पहले सेल ऑफ गुड्स अगर वो इंट्रा स्टेट होती थी, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट होती थी, तो वेट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पर भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ये सब हट गए, अब जीएसटी हो गया इसकी जगह। पहले एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स भी लगता था। एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स क्या? जैसे मैं राजस्थान में ट्रेडर हूं और मैं दिल्ली से कोई गुड्स मंगवा रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, तो जब वो गुड्स वहां से मूवमेंट शुरू होगा और वो राजस्थान के दायरे में एंटर होगा, एट दैट टाइम मुझको एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। हट गया जीएसटी आने से। लग्जरी टैक्स होटल इंडस्ट्री पर, एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा इंडस्ट्री पर, और एडवर्टाइजमेंट पे भी पहले टैक्स लगता था, उसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। और कुछ टाइप के सरचार्ज और सेस भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाती थी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाती थी, जीएसटी आने से पहले की बात बता रहे हैं। एक और टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। वो किस पे लगता था? इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पर। तो मैं अगर दूसरे स्टेट से माल मंगवाता था तो मेरे को सेंट्रल सेल टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन सेंट्रल सेल टैक्स कानून तो किसने बनाया? सेंटर ने। लेकिन सेंटर ने बोला स्टेट को कि ये सीएसटी का पैसा आप ही चार्ज करिए, आप ही चार्ज करिए, और ये पैसा आप ही अपने पास रखिए, ये पैसा सेंटर आपसे नहीं मांगेगा। सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स की ये कहानी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि ये आप ही चार्ज करो, ये पैसा कलेक्ट होने के बाद अपने पास ही रखो, हमें मत दीजिएगा। तो इंटर स्टेट सेल होने पर सेंटर के पास पावर था सीएसटी लगाने का, बट ध्यान से सुनिए, अब ये टैक्स कलेक्ट करने का पावर और रिटेन करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को ही दे रखा था। कलेक्ट आप करिए, पैसा रखिए भी आप अपने पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जीएसटी लाना था तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना था, ताकि इतने सेंट्रल लेवल के टैक्सेस, इतने स्टेट लेवल के टैक्सेस आपस में मर्ज हो जाए और एक कॉम्प्रहेंसिव जीएसटी एप्लीकेबल हो जाए, और जिसमें क्या मिले? दोनों को पावर मिले। जीएसटी लगाने का पावर क्या दोनों गवर्नमेंट्स के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास, यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सके, स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी और कलेक्शन कर सके। उसके लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
101वां अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे 2016 में। ये अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें टोटल 20 सेक्शन थी। और एक दिक्कत वाली बात थी, जब जीएसटी आया था ना तो इतना बहुत छोटा साइट था, और उसमें बोला गया कि रूल्स लेकर आएंगे बाद में। मतलब बेसिक बेसिक बातें तो एक्ट में लिख दी। एक्ट देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन रूल्स इतने ज्यादा है। कई बार मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ कि जीएसटी एक्ट इतनी पतली बुक और जीएसटी रूल्स इतनी मोटी बुक। ठीक है, तो वो सब क्यों हुआ? सारे पावर जीएसटी काउंसिल को दिए गए। जीएसटी काउंसिल को सारे पावर दिए गए। और जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किसने किया? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि वो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन करे, बनाए। तो उसके लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A डाला गया। ठीक है, ये प्रोविजन, जीएसटी काउंसिल के प्रोविजन नोटिफाई हुए 12 सितंबर 2016 को, और बाकी प्रोविजन 16 सितंबर 2016 को आए। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट करने पड़े जीएसटी लाने के लिए। मैंने बोला था इनकम टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से मिला? 246 से। लेकिन जीएसटी लगाने का पावर आर्टिकल 246A से मिला है। तो सबसे पहले एक नया आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, 246A। इसमें क्या बोला गया? पहले बेसिक बातें पढ़ते हैं, फिर उनका फटाफट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मीनिंग बता दूंगा। क्या बोला? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 246 एंड 254, मतलब 246 में कुछ भी लिखा हुआ है और 254 में कुछ भी लिखा हुआ है। तो 246 के अंदर तो अपन को पता है क्या लिखा हुआ है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बातें पता है। 254 में क्या लिखा हुआ है? 254 में लिखा हुआ है सेंट्रल लॉ की सुप्रीमेसी रहेगी। सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। जहां पर भी स्टेट लॉ से कुछ पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, वहां पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ की सुप्रीमेसी रहेगी। ये बात 254 में दे रखी थी। तो बोला आर्टिकल 246 में कुछ भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 254 में कुछ भी लिखा हुआ है, उसको इग्नोर कर दो। हम नया आर्टिकल बना रहे हैं 246A। उसमें क्या हम पावर दे रहे हैं पार्लियामेंट को? क्या लगाने का पावर? सीजीएसटी लगाने का पावर वो हम दे रहे हैं, सीजीएसटी लगाने का पावर दे रहे पार्लियामेंट को। और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, उसको क्या लगाने का पावर दे रहे हैं? एसजीएसटी। दोनों को पावर दे रहे हैं। सीजीएसटी लगाने का पावर पार्लियामेंट को, एसजीएसटी लगाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दे रहे हैं। तो बोला हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय द यूनियन। जीएसटी इम्पोज बाय द यूनियन मतलब सीजीएसटी, और बाय सच स्टेट मतलब एसजीएसटी। मतलब सीजीएसटी लगाने का पावर सेंटर को दे रहे हैं, एसजीएसटी लगाने का पावर स्टेट को दे रहे हैं, बस। और तो आईजीएसटी लगाने का पावर, उसकी बात तो बाकी रह गई। तो पॉइंट नंबर 2, पार्लियामेंट के पास मतलब सेंटर के पास रहेगा आईजीएसटी लगाने का पावर। Where the supply of goods or service or both take place in the course of interstate trade or commerce। इंटरस्टेट सप्लाई है अगर, तो वहां पर आईजीएसटी लगाने का पावर पार्लियामेंट को दे रहे, मतलब सेंटर को दे रहे। तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोले, सीजीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, आईजीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बस। फिर क्या बोला? ये जो आर्टिकल 246A है, इसके ये जो भी प्रोविजंस हैं, ये अप्लीकेबल कब से होंगे? वो डेट नोटिफाई करने का पावर कि ये प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे इस डेट से, वो डेट नोटिफाई करने का पावर हम जीएसटी काउंसिल को देते हैं। सारे के सारे पावर जीएसटी काउंसिल को दिए गए। आज हम जीएसटी काउंसिल में के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, उनकी मीटिंग होगी, उनमें कोरम समझते हो क्या होता है? ताकि मीटिंग हो सके इतने मिनिमम मेंबर होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोरम। वो सारी बातें हम समझेंगे। तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड प्रोविजंस कब से इफेक्टिव होंगे, इसकी भी बातें समझेंगे। तो ये आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है। सेंटर को वो सीजीएसटी लगाने का पावर दे रहा है, स्टेट को एसजीएसटी लगाने का पावर दे रहा है, और सेंटर के पास एक्सक्लूसिवली पावर रहेगा आईजीएसटी लगाने का। किस पर? इंटर स्टेट सप्लाई पर। ठीक है। फिर जीएसटी काउंसिल को एक और पावर दिया गया कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, 5। कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल और मोटर स्प्रिट, जिसको आप पेट्रोल के नाम से जानते हो, उसका फॉर्मल नेम है मोटर स्प्रिट, और नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एयरक्राफ्ट वगैरह में काम आता है। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर ये प्रोविजन कब से इफेक्टिव होंगे, वो जीएसटी काउंसिल बताएगी। तो क्या अभी इन 5 चीजों पर जीएसटी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। कब से लगेगा? जब से जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई करेगी, उस डेट से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अभी हाल फिलहाल जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। और नीचे कंक्लूजन कि ये जो आर्टिकल 246A है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं इन 2 आर्टिकल्स पर, आर्टिकल 246 पर, आर्टिकल 254 पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं। और 254 किसके लिए? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बता दिया। अब एक और आर्टिकल, जब जीएसटी इंप्लीमेंट करना था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था, एक नया आर्टिकल लेके आए। कौन सा? 246A। ठीक है। एक आर्टिकल और लेके आए, आर्टिकल 269A। ये मैंने बहुत समराइज करके लिखा है। आप जब अपना स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या दे रखा है और याद होगा कि नहीं। मैंने बहुत समराइज करके लिख रखा है, काम की बात है। आर्टिकल 269A में क्या बोला? इंटर स्टेट सप्लाई पर बताओ कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी लगाने के पावर किसके पास रहेगा? आईजीएसटी लगाने का पावर इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा। लेवी एंड कलेक्शन का पावर किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन क्या इस आईजीएसटी का अपॉर्शनमेंट बाद में बंटवारा होगा सेंटर और स्टेट के बीच में? जो बच जाएगा मतलब क्रेडिट फंड ट्रांसफर वगैरह करने के बाद भी अगर बच जाएगा तो वो 50% सेंटर रखेगा, 50% स्टेट रखेगा। फिर एक खास बात, अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो या सर्विस का इंपोर्टेशन करते हो, इंपोर्ट गुड्स कर रहे हो चाहे सर्विस कर रहे हो इंडिया में, उससे इंटर स्टेट सप्लाई होना मान लेंगे। इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे। तो इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे तो उस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लग जाएगा। मतलब इंपोर्टेशन पे भी, चाहे गुड्स का इंपोर्टेशन है चाहे सर्विस का है, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। ठीक है, मतलब डीमिंग प्रोविजन लग रहा है। इसका मतलब इस आईजीएसटी लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगा रहे हैं। फिर जिसमें पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। अच्छा बताओ, पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखो, मैंने आपको बता दिया क्या? एग्जाम्पल के अंदर बता दिया था, पढ़ के देखो बताया कि नहीं। वेयर अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। मतलब आईजीएसटी की क्रेडिट आप एसजीएसटी के पेमेंट में यूज कर रहे हो और वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स। एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज कर रहे हो, तो क्या फंड ट्रांसफर के मामले बनते हैं?
तो कह रहे हैं जहां पर भी ऐसा हो वहां पर ये अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, वहां पर फंड ट्रांसफर होगा, वहां पर फंड ट्रांसफर होगा। किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच में फंड ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था। जहां पर भी आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हो, या एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हो, वहां पर मामले बनेंगे आपके फंड ट्रांसफर के। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू बताइए, जीएसटी अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है, अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है, लेकिन काफी केसेस में ये डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो ये डिटरमाइन करना कि सप्लाई का नेचर क्या है, वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, काफी केसेस में दिक्कत आती है। कैसे? मेरे को एक बात बताओ, आप अल्टीमेट कंज्यूमर, आप एक स्टेट में इस स्टेट में आप ट्रेन में बैठे, इस स्टेट में आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, ट्रेन चली, स्टेट 2 आया, इस स्टेट 2 को क्रॉस करके वो स्टेट 3 में ट्रेन पहुंची, आपने चिप्स का पैकेट यहां बीच में खरीदा या यहां खरीदा, किसको क्या पता कहां यूज किया। अब ये पैसा एसजीएसटी वाला कौन से स्टेट को मिलेगा? इस स्टेट को मिलेगा, इस स्टेट को मिलेगा, इस स्टेट को मिलेगा, तीनों स्टेट्स में लड़ाई हो जाएगी। प्रैक्टिकल बात सोचिए, रेवेन्यू चाहिए हर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को 1 को दें, 2 को दें, 3 को दें, बोलो। हाँ बोलिए। जिस दुकान से खरीदा जहां मैन्युफैक्चर हुई, इनका कहना है। तो देखो, लड़ाई की बात हो गई। कोई बोलेगा जहां कंज्यूम किया उसने, कोई बोलेगा जहां से पैसेंजर जिस स्टेट में ट्रेन से चढ़ा। तो ये डिस्प्यूट की बातें हो जाएंगी, ये डिस्प्यूट की बातें हो जाएंगी किससे रिलेटेड? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई का प्लेस क्या है, वो डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल्स बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, ताकि ये डिसाइड हो सके कि सप्लाई का नेचर क्या है, वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये डिसाइड करने के पर्पस से डिसाइड निकालना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। देखो, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई का प्लेस है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, और अगर सेम स्टेट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। तो ये डिसाइड करने से रिलेटेड प्रोविजंस बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया। ठीक है, तो शुरू से देखें, नए आर्टिकल कौन से आए? पहला आर्टिकल 246 है, उसमें क्या बोला? सीजीएसटी लगाने का पावर सेंटर के पास, एसजीएसटी लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, आईजीएसटी लगाने का पावर सेंटर के पास। और एक बात बता दी कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जब से जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब से जीएसटी अप्लीकेबल होगा। फिर आर्टिकल 269A क्या बोला? आईजीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और उसका वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। सेकंड पॉइंट क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। थर्ड क्या बोला? आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी की पेमेंट में यूज हुई या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई तो फंड ट्रांसफर के केस बनेंगे।
और लास्ट क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल्स बनाने का पावर, फॉर्मुलेट करने का पावर पार्लियामेंट को दिया जाता है। आसान। अब जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें, आर्टिकल एक नया डाला गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 279A। जीएसटी काउंसिल क्या है, इस पर बनते हैं आपके बड़े क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी के क्वेश्चंस इस पे बन जाते। आपसे पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल है क्या, आप क्या बोलोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का जॉइंट फोरम है। जॉइंट फोरम है किसका, सेंटर का और स्टेट्स का। इसको नाम दिया गया जीएसटी काउंसिल। इसको बनाने का पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को। तो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ने किया, राष्ट्रपति ने। इसके प्रोविजंस कब से एप्लीकेबल हुए, 12 सितंबर 2016 से, लेकिन प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की 15 सितंबर 2016 को। ठीक है, प्रोविजन आ गए 12 सितंबर 2016 को, और प्रेसिडेंट ने इस पावर का यूज करते हुए वास्तव में जीएसटी काउंसिल बना दी 15 सितंबर 2016 को। अब समझिए खास बातें जो आगे भी काम आएंगी आपको। कोई पूछे जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 33 मेंबर होते हैं, टोटल 33 मेंबर। क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे? तो सेंटर के कितने होंगे और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे? सेंटर के होंगे 2 और स्टेट के होंगे 31। 2 सेंटर के, 31 स्टेट के, टोटल हो गए 33। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं टोटल 33। उसमें और डिटेल में जाते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट निर्मला सीतारमन जी, और वो एक सेंटर का ये हो गया, ये चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन। और फिर है द यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मतलब सेंटर का ही, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये भी सेंटर का ही हुआ। क्या कह रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट प्रेजेंट कौन, अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो ये 2 तो हुए आपके सेंटर के, ये 2 हुए आपके सेंटर के। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस है, ये जस्ट मेंबर है। ठीक है, ये 2 तो हो गए आपके सेंटर के। अब स्टेट के कितने बोला मैंने, 31। स्टेट के टोटल 31 हैं। वो 31 स्टेट के कैसे, 28 तो आपके प्योर स्टेट है ही, और क्या कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है? ऐसे कौन से 3 स्टेट हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, बताया था। ऐसे 3 स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, बट वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, मतलब वहां स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होगी। वो 3 स्टेट हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या मैं इन 3 यूनियन टेरिटरीज को जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, मैं उसको डीम्ड स्टेट बोलता हूं? है वो यूनियन टेरिटरीज, बट उसको क्या बोलता हूं, डीम्ड स्टेट। तो प्योर स्टेट, प्योर 28 और डीम्ड स्टेट 3, टोटल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कितने हो गए, 31, सेंटर के 2, टोटल 33। तो ये सब जीएसटी काउंसिल के मेंबर है। इन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं हम, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और एनी अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो टोटल आपके 33 मेंबर हो गए। इसमें फर्स्ट जो मेंबर सबसे पहले पड़ा था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या है, चेयरमैन।
चेयरमैन या चेयरपर्सन, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए, कोई वाइस चेयरपर्सन भी अपॉइंट होगा क्या? चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन भी होता है ना, ठीक है। तो वाइस चेयरपर्सन किस में से बनाया जाएगा, बोलिए। देखिए, चेयरमैन तो सेंटर का हो गया ना एक, तो वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन भी सेंटर का ही उठा लें क्या? स्टेट का। तो वो किस में से बनेगा? स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स में से वाइस चेयरपर्सन का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कौन, कैसे होगा? आपस में वो वोटिंग होगी उनकी, और वो आपस में सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने पीरियड के लिए किसी पर्सन को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। उन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो 31 है उसमें से सिलेक्शन होगा। मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की, वहां पर कोरम कितना रिक्वायर्ड है? वन हाफ मतलब 50%, टोटल 33 मेंबर, उसमें कम से कम वन हाफ मतलब आधे लोग होंगे। 50% कोरम रिक्वायर्ड है कोई भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होल्ड करने के लिए। अगर उतने मेंबर नहीं हुए तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन होंगे वो उसके लिए 75% मेजोरिटी चाहिए। कोई भी डिसीजन पास होना है उसके लिए 75% मेजोरिटी से डिसीजन होगा। अब डिसीजन मेकिंग जब होगी ना, तो टोटल मेंबर्स नहीं देखेंगे मीटिंग में कितने लोग आए, अटेंडी कितने लोग आए, सिर्फ वही देखा जाएगा। वैसे टोटल मेंबर तो 33 है ना, आए सिर्फ 20। बताइए कोरम हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगी? यस, वन हाफ, आधे आ गए, तो 33 में से 20 आए, मीटिंग होल्ड हो जाएगी। अब मीटिंग में कोई प्रपोजल रखा गया, क्या रखा है, क्या कोई भी प्रपोजल कि इस प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर रखें या टैक्सेबल रखें, ठीक है। तो उसके लिए 75% मेजोरिटी से डिसीजन मेकिंग होनी है। वेटेड वोट्स निकालेंगे, कौन से मेंबर्स, क्या जो प्रेजेंट और वोटिंग। अब इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा, प्रेजेंट भी थे, वोट भी किया। जो भी प्रेजेंट होगा ना उसको वोट करना ही पड़ेगा, चाहे फेवर में चाहे अनफेवर में, वो चुप नहीं रह सकता है कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ तो बोलना पड़ेगा कि आप फेवर में हो कि अनफेवर में हो, वोट देना पड़ेगा फेवर में चाहे अनफेवर में। इसको मैं बोल देता हूं अटेंडी, अटेंडी, ठीक है, जो अटेंड कर रहा है। लेकिन डिसीजन मेकिंग वेटेड वोट से निकाल लेंगे। वेटेज कितना रहेगा? सेंटर के जितने भी वोट्स होंगे उनको वेटेज दिया जाएगा 1/3, और स्टेट्स के जो भी वोट्स होंगे उनको वेटेज दिया जाएगा 2/3। सेंटर का वेटेज कितना? 1/3। स्टेट्स का वेटेज कितना? 2/3, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के काम क्या होंगे? रिकमेंडेशन देना सेंटर और स्टेट को कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो जाएंगे, मॉडल जीएसटी लाना, प्रिंसिपल ऑफ लेवी मतलब इम्पोजिशन, जीएसटी कैसे इम्पोज होगा, आईजीएसटी के पैसे का बंटवारा कैसे होगा, जीएसटी की टैक्स रेट्स क्या होंगी, क्या इमरजेंसी में नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर कुछ ऐसा हो जाए तो एडिशनल रिसोर्सेस एक्स्ट्रा फंड चाहिए तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर एक्स्ट्रा रेट चार्ज कर सकते हैं क्या, वो सब के बारे में डिसीजन मेकिंग कहाँ पर होगी? जीएसटी काउंसिल में। कौन सा गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इसके बारे में डिसीजन मेकिंग होगी जीएसटी काउंसिल में। रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट पढ़ चुके हैं क्या? कुछ स्टेट में 10 लाख 20 लाख गुड्स वगैरह के लिए, एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो 40 लाख। वो कौन डिसाइड करेगा कि लिमिट 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 40 लाख होगी? जीएसटी काउंसिल। कंपोजिशन स्कीम की लिमिट क्या होगी? क्या है अभी एट प्रेजेंट कंपोजिशन की स्कीम की लिमिट, टर्नओवर लिमिट क्या है? 1.5 करोड़। कंपोजिशन स्कीम आप 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट ही नहीं कर सकते।
रिटर्न फाइलिंग, उसके लिए कोई लिमिट फिक्स करनी है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला जिन लोगों का टर्नओवर 2 करोड़ तक है ना, उनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो ये 2 करोड़ लिमिट रहेगी, 4 करोड़ रहेगी, 5 करोड़ रहेगी। जैसे अभी आपने सुना हो ई इनवॉइसिंग, सुना कभी? न्यूज़पेपर में आ रहा है आजकल कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करता है उनको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये 5 करोड़ की लिमिट कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। कोई भी डिस्प्यूट हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में तो उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म रहेगा? वो जीएसटी काउंसिल बनाएगी। कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं। कौन से स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। तो वो कौन बोलेगा? जीएसटी काउंसिल। और भी कोई मैटर हो वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी कब से आएगा वो भी डेट नोटिफाई जीएसटी काउंसिल करेगी। अब एक बात समझिए, वोटिंग का मैकेनिज्म समझिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, अटेंड की टोटल 20 मेंबर्स ने। हैं कितने मेंबर्स? 33 हैं। उसमें से 20 ही आए, 20 आए मीटिंग में। कोरम हो गया? यस। एक रेजोल्यूशन मूव किया गया। कैसा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट को हम एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, करें कि नहीं करें? एक रेजोल्यूशन रखा गया कि इस प्रोडक्ट को हमको एग्जेम्प्ट करना है जीएसटी से। वोटिंग हुई, वोटिंग का आउटकम इस तरीके से था। टोटल मेंबर हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हैं और स्टेट के कितने हैं? 31। टोटल 33 मेंबर हैं। इसमें से 20 आ गए, कोरम हो गया। कोरम कितना रिक्वायर्ड है? एटलीस्ट 50% हो गया कोरम। अटेंडी ये हो गए। तो सेंटर के अटेंडी ये हैं, इतने लोग आ गए। और देखिए सेंटर वाले आते ही हैं, सेंटर वालों को आना ही पड़ता है। लेकिन क्यों? नहीं तो स्टेट्स डोमिनेट, स्टेट के मेंबर्स डोमिनेट कर जाते हैं। तो सेंटर वाले तो आते ही हैं। स्टेट्स वाले 18, टोटल 20 मेंबर आए, मेंबर ने मीटिंग अटेंड की। अब कोई रिजोल्यूशन रखा था, प्रपोजल रखा था, उसके फेवर में वोट पड़े। प्रपोजल क्या रखा था? कि इस प्रोडक्ट को एग्जाम्प्ट करें, इस प्रोडक्ट को एग्जाम्प्ट करना है। ये रेजोल्यूशन, ये प्रपोजल रखा गया। केस नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं इसको एग्जाम्प्ट नहीं करना है। एग्जाम्पशन के फेवर में वोट नहीं पड़े। सेंटर के 2 लोग आए तो थे बट वो एग्जाम्पशन नहीं देना चाहते। और स्टेट गवर्नमेंट के 18 लोग, 18 के 18 लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट होना चाहिए। समझे? तो अब डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? इस केस में डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? सेंटर के लोगों ने फेवर में कितने वोट दिए? 0। तो 2 लोग थे कितने सेंटर के? 2। तो 2 में से 0। इनका वेट कितना है? 1/3। इनका वेट 1/3। स्टेट के पर्सन कितने? 18 के 18 है, 18 के 18 है। इनका वेट कितना है? 2/3। ठीक है। तो हमने वेटेड वोट्स निकाले 67। 75% मेजॉरिटी हुई कि नहीं? नहीं हुई। तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है। केस नंबर 2, सेंटर के दोनों ने फेवर में वोट दिया। आए तो दोनों ही थे और फेवर में वोट दिया। और स्टेट के 12 लोगों ने फेवर में वोटिंग की। ठीक है। तो वेटेड वोट्स कैसे निकलेंगे? सेंटर के 2 लोगों ने वोटिंग, फेवर में वोटिंग की, 2 में से 2 ने फेवर में वोटिंग की। इनका वेट 1/3। स्टेट के 18 लोगों में से 12 लोगों ने फेवर में वोटिंग की। ठीक है। तो इसका वेट कितना? 2/3, 77%।
एटलीस्ट 75% मेजॉरिटी चाहिए, क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? यस। इस तरीके से सेंटर का वेट कितना? 1/3, सेंटर का 1/3 और स्टेट का 2/3। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी। चलिए बाकी बातें कल करते हैं।